आज की 2 बड़ी अहम खबरें हैं। यहाँ पर हम उन्हीं दोनों खबरों पर बात करेंगे, उनकी जानकारी आपको देंगे। पहली खबर है वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लेकर के। वक़्फ़ का जो बिल है उसमें संशोधन करना है सरकार को, तो उसके लिए एक जेपीसी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। आज इसमें जो लोगों ने सुझाव दिए थे, उस पर ये तमाम तफ़सीली रिपोर्ट है जो हम बता रहे हैं। तो खबर कुछ इस तरह से है कि वक़्फ़ विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सांसदों के विधेयक में सुझाए गए कई सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। बीजेपी के सहयोगी एनडीए के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको जेपीसी ने एक्सेप्ट किया। हालांकि विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनके सुझावों को नकार दिया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वहीं समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों से बेहतर और प्रभावशाली कानून बनेगा। जगदम्बिका पाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे और एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की बैठक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट होने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद और जेपीसी सदस्य कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि जेपीसी बैठक के दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई और जगदम्बिका पाल तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को हास्यप्रद करार दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वही तय किया जो उन्हें पहले से तय किया हुआ था। यह लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारे मौके थे जिसको काला दिन कहा जाता है। उसमें बाबरी मस्जिद के शहीद होने का दिन है। उसमें सिख समुदाय का जो कत्लेआम 1984 में हुआ था वो काला दिन है। 27 फरवरी 2022 को जो गुजरात में दंगे शुरू हुए थे वो काला दिन है। हमारे यहाँ बहुत सारे काले दिन मनाए जाते हैं। हालांकि जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से हुई है और बहुमत के आधार पर फैसले लिए गए हैं। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की बैठक के बाद कहा कि यह हमारी आखिरी बैठक थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। हमने सभी सदस्यों से प्रस्ताव संशोधन मांगे थे। समिति ने 14 संशोधनों को बहुमत के आधार पर स्वीकार किया है। विपक्ष ने भी कुछ संशोधन सुझाए थे, लेकिन जब इन्हें लेकर मतदान कराया गया तो उन्हें बहुमत के आधार पर खारिज कर दिया गया। विपक्ष के जो रिकमेंडेशन थी उस पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग में उन्हें वोट कम मिले तो वो फिर खारिज कर दिए गए। पाल ने बीजेपी ये जेपीसी के सदस्य हैं अपराजिता सारंगी। उन्होंने कहा जेपीसी की बैठक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। सभी को बोलने का मौका दिया गया। 108 घंटे विधेयक पर चर्चा हुई। 284 हितकारों से बात की गई। समिति ने जिन संगठनों के लोग दिल्ली नहीं आ सकते उनके सदस्यों से विभिन्न राज्यों में जाकर विधेयक पर चर्चा की। विपक्ष का जो कहना है वो उनका कहना कुछ इस तरह से। जेपीसी के सदस्य और कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन ने दावा किया कि 95-98% हितधारकों ने विधेयक का विरोध किया। न ही विधेयक के खंडों पर चर्चा की गई और बिना पक्ष सुने संशोधनों पर मतदान करा दिया गया। कोई चर्चा नहीं हुई। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसद हैं अरविंद सावंत। उन्होंने कहा कि जेपीसी की बैठक में विधेयक के एक एक खंड पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ संशोधनों पर मतदान कराया गया। अब यह 29 जनवरी को विधेयक का जो अंतिम ड्राफ्ट है वो पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट के सेशन में इसको
पेश कर दिया जाएगा, जो भी रिकमेंडेशंस हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम खबर है, वो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता कानून आज से लागू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आरएसएस के जो मुख्य एजेंडा है उसमें से एक ये भी है, समान नागरिक संहिता कानून। एक देश है एक चुनाव भी है, साथ ही यूसीसी और सीएनआरसी भी है। अब ये उत्तराखंड में जो आज हुआ है वो हम आपको खबर पढ़कर सुना देते हैं। ये अमर उजाला के सौजन्य से खबर हम आपको पढ़कर के सुना रहे हैं। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारी के बाद आज समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 22 मार्च 2024 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीते 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। ये खबर हमने पढ़ के सुनाई आपको, बाकी और डिटेल है। ये दोनों बड़े अहम खबरें हैं, वक्फ बोर्ड वाली, वक्फ विधेयक की, और ये यूसीसी वाली। वक्फ की संपत्तियों पर एक संगठन विशेष की नजर है और वो इस संपत्तियों पर चाहती है कि हमारा अपना कब्जा हो जाए। वहीं समान नागरिक संहिता ये आरएसएस के एजेंडे में है, जैसे 370 था, राम मंदिर, इसी तरह से सीएनआरसी भी है, एक देश एक चुनाव भी है उनके एजेंडे में। तो उत्तराखंड में आज से ये समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू हो गया है। ये सब कुछ जो सारी कसरतें हो रही हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा है। देखिए, देश के अंदर राष्ट्रपति वो आदिवासी हैं, लेकिन आरएसएस से उनका अटैचमेंट है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब वो खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं संघ का कार्यकर्ता, और देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बहुत सारे मंत्री और मुख्यमंत्री सब संघ के अपने लोग हैं। तो संघ का जो एजेंडा है 100 साल पुराना, इस साल 2025 में आरएसएस को बने हुए विजयदशमी के दिन 100 साल पूरे होंगे। तो 100 साल का जो जब वो जश्न मनाएंगे तो अपनी उपलब्धियां भी बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है। राम मंदिर हमको बनाना था, हमने बना लिया, थैंक्स टू रंजन गोगोई एंड अदर्स। समान नागरिक संहिता हमने पूरे देश में ऐसे ही कम से कम अपने एक प्रांत में तो शुरू की, और फिर बाकी वो देश में हो जाएगी। एक देश एक चुनाव वो भी होगा। तो पूरी व्यवस्था देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो तो कब्जे में है ही। अब जो बाकी बचा कुचा है वो सब पर कब्जा करने का उनका अपना कार्यक्रम है, और वो हो भी जाएगा आसानी के साथ। जैसे हालात हैं देश के अंदर तो हो भी जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल अड़चन नज़र नहीं आती है कहीं से भी। एक वर्ग, एक समुदाय,
एक धर्म के लोग टारगेट पर हैं। टारगेट पर तो दो हैं, एक सिख समाज और एक मुस्लिम समाज। सिख समाज के खिलाफ ओपनली कोई बात कहने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत कमजोर हैं, हर तरह से, आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से, हर तरह से बहुत कमजोर हैं। राजनीतिक रूप से तो उनका अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरी तरह खत्म हो गया सारा। लीडर्स है नहीं। एक असदुद्दीन ओवैसी है पार्लियामेंट में, वो अपना जो भी कुछ कहना होता है, सुनना होता है, वो कहते सुनते रहते हैं। बाकी जो लोग हैं, कोई तबला बजाने वाला है, कोई शेर कहने वाला है, कोई कुछ है। पॉलिटिकल लोग नहीं है कुल मिला करके, जो पॉलिटिक्स को समझते थे। आजम खां, वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप तो खत्म हो गई है देश के अंदर से। अब बाकी रह गया मुस्लिम समाज, तो उसको दबाने, कुचलने, पीसने, मसलने, ये जो कार्यक्रम है, जिनकी रूपरेखा 100 साल पहले तैयार कर ली गई थी, वो चलते रहेंगे। 30, 35, 40 करोड़ जो मुसलमान हैं भारत के अंदर, वो निशाने पर है। ये सब कुछ चलता रहेगा। शुक्रिया आप सभी का।